काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इस चैप्टर की शुरुआत हम इस वीडियो से करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे और वो है अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मैं हूं डॉक्टर विनोद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल VSK Easy फिजिक्स। तो इस पॉइंट को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक डिस्कशन यहाँ पे करते हैं रिलेटेड विद द गैस। गैस ये मैटर का एक स्टेट है, जैसे कि हमें पता है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो गैसेस में जो भी मॉलिक्यूल्स है उन मॉलिक्यूल में के बीच में का जो भी डिस्टेंस है दैट इज अ इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, वो बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। सॉलिड में वो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होगा, लिक्विड में उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन इन केस ऑफ गैसेस वो बहुत ज़्यादा होता है। वो इतना ज़्यादा होता है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स जो भी होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, वो बहुत बहुत कम होता है। इसी के वजह से वो गैस खुद का सेफ या साइज उसका नहीं है। जिस कंटेनर में हम उस गैस को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिस कंटेनर में हम उस गैस को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो गैस उसी कंटेनर का सेफ और साइज ले लेता है, एक्वायर कर लेता है। ओके, तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। हम सबसे पहले पॉइंट देखेंगे अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, उसके पहले जब हम गैस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज उस गैस के हैं। जैसे दो टाइप के प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और सेकंड है माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक मीन्स उस गैस के प्रॉपर्टीज, गैस के जो भी प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम, उस गैस का टेम्परेचर, दीज आर दी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। उस गैस के प्रॉपर्टीज है, गैस का प्रेशर कितना है, गैस का वॉल्यूम कितना है, गैस का टेम्परेचर कितना है। सो दैट प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड विद द गैस। सेकेंड जो भी है इट इज नथिंग बट द माइक्रोस्कोपिक। अब ये जो भी प्रॉपर्टीज है, दिस प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड विद द मॉलिक्यूल्स। ओके, सो उस मॉलिक्यूल का मोमेंटम कितना है, उस मॉलिक्यूल का स्पीड कितना है, उस मॉलिक्यूल की एनर्जी कितना है, जिस मॉलिक्यूल की वजह से वो गैस बना हुआ है, उस मॉलिक्यूल के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज नथिंग बट द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। माइक्रो मीन्स उस गैस के प्रॉपर्टीज, गैस का प्रेशर, ओके, गैस का वॉल्यूम, गैस का टेम्परेचर, लाइक दैट वन। सो हमें इस चैप्टर में इन दो प्रॉपर्टीज को ओके हमें कोरिलेट करना है। अब ये कोरिलेट करने के लिए हमें एक गैस अज्यूम करना होगा। कोरिलेट करने के लिए माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के साथ कोरिलेट करने के लिए यानी इनके टर्म में कुछ इक्वेशंस हमें आगे जाके देखना है। प्रेशर इन टर्म्स ऑफ दिस प्रॉपर्टीज, वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ दिस प्रॉपर्टीज, लाइक दैट वन। ओके, तो यहाँ पे इन दो प्रॉपर्टीज को हमें कोरिलेट करना है और कोरिलेट करने के लिए हमें गैस को अज्यूम करना होगा। हमें गैस को अज्यूम करना होगा। अब जो भी गैस हम अज्यूम करने वाले हैं वो कैसा होगा, उसका डिस्कशन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ओके, लेकिन जो भी गैस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो हम आइडियल गैस कंसिडर करके चल रहे हैं। और जो भी अजम्पशंस हम यहाँ पे करने वाले हैं कि गैस ऐसा होना चाहिए, गैस वैसा होना चाहिए, दिस आर कॉल्ड एज एन अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो जो भी अजम्पशंस हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, डेफिनेटली वो अजम्पशंस जो भी है दे आर द फॉर द आइडियल गैस, नॉट फॉर द रियल गैस। लेकिन एक अज्यूम करके हम इन दोनों में कुछ रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम रियल गैसेस की तरफ डाइवर्ट होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं assumptions of kinetic theory of gases. The first assumption,
फर्स्ट अजम्पशन ये आपके यहाँ पे दिख रहा है। सो क्या है फर्स्ट अजम्पशन? एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स। एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स। अगर हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं कि एक कंटेनर है और उस कंटेनर में हमने कुछ गैस को इंट्रोड्यूस कर दिया। दिस इज अ वन कंटेनर। ओके, इस कंटेनर में हमने कुछ गैस को इंट्रोड्यूस कर दिया। फॉर एग्जांपल NH3 गैस, मैंने यहाँ पे NH3 इस गैस को इंट्रोड्यूस कर दिया। ओके, मान के चलिए दिस गैस इज अ आइडियल गैस। ये गैस कैसा है? आइडियल गैस है। ओके, तो यहाँ पे जो भी गैस यहाँ पे आ रहा है, दैट गैस इज like this one. It consists of large number of small particles, extremely large number of small particles, extremely large number of every gas consists of extremely small particles. बहुत सारे लेकिन बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से वो गैस बना हुआ है और इन पार्टिकल्स को हम नाम देने वाले हैं, these are called as मॉलिक्यूल्स। ओके, तो गैस जिस पार्टिकल से बने हैं उस पार्टिकल्स को हम नाम देंगे मॉलिक्यूल्स। वो पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। ओके, द मॉलिक्यूल ऑफ अ गिवन गैस आर ऑल आइडेंटिकल बट आर डिफरेंट दैन दोज ऑफ द अनदर गैस। अब इसका मतलब क्या है? अगर हम NH3 गैस यहाँ पे ले रहे हैं तो NH3 के जो भी मॉलिक्यूल्स है, ओके, ये सभी के सभी मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल रहेंगे। आइडेंटिकल इन विच रिस्पेक्ट? आइडेंटिकल इन द शेप, साइज, उनका मास, इन सभी पैरामीटर्स में वो आइडेंटिकल होंगे। अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करता हूँ और इस मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, ये दोनों मॉलिक्यूल्स का साइज सेम होगा, शेप सेम होगा, इनका मास सेम होगा, लाइक दैट वन। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन गैस आर ऑल आइडेंटिकल बट are different than those of the another gas, those of another gas। अगर मैं किसी और कंटेनर में, ओके, किसी और कंटेनर में मान के चलिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का गैस लेता हूँ, CO2, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होंगे इस कंटेनर में। ओके, अब यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स है कार्बन डाइऑक्साइड के, ये मॉलिक्यूल का साइज और शेप और जो भी है और इनका जो भी NH3 का, ये टोटली डिफरेंट रहेंगे। अगर एक ही टाइप का गैस है तो सभी मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होंगे। अगर अलग टाइप का गैस है तो इनके मॉलिक्यूल्स और इनके मॉलिक्यूल्स ये डिफरेंट नेचर के होंगे। उनका शेप डिफरेंट होगा, उनका साइज डिफरेंट होगा, इवन दो उनका मास भी डिफरेंट होगा। ओके, दिस वाज द फर्स्ट अजम्पशन। नेक्स्ट अजम्पशन हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट अजम्पशन जो भी है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर आइडेंटिकल, स्पेरिकल, रिजिड एंड परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट मासेस। बहुत इंपॉर्टेंट है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, जिस गैस को हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, उस गैस के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, दिस मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल, दिस मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल, दे आर स्पेरिकल। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि हम आइडियल गैस को इमेजिन कर रहे हैं। ओके, जो भी हम इमेजिन करने वाले हैं यहाँ पे, जो भी अज्यूम कर रहे हैं, इट इज़ फॉर द आइडियल गैस। रियल गैसेस में मॉलिक्यूल्स स्पेरिकल नहीं होते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे अजम्पशन है द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर आइडेंटिकल, स्पेरिकल, रिजिड एंड परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट मासेस। छोटे मासेस, पॉइंट मासेस यानी उनका वॉल्यूम बहुत बड़ा ज़्यादा नहीं होगा, उनका साइज ज़्यादा नहीं होगा। तो जो भी मॉलिक्यूल्स है, दे आर आइडेंटिकल, दे आर स्पेरिकल है, दे आर रिजिड है। ओके, रिजिड मीन्स जब भी दो मॉलिक्यूल के बीच में आगे जाके कोलिजन हम डिस्कस करने वाले हैं, तो कोलिजन के वक्त उनका शेप चेंज नहीं होगा, उनका साइज चेंज नहीं होगा। ओके, दोनों स्पेरिकल है तो स्पेरिकली कोलाइड होंगे और वो सेपरेट होंगे। सो लाइक दैट वन, दे आर रिजिड वन। रिजिड मीन्स उनका शेप ड्यूरिंग कोलिजन चेंज नहीं होगा। ओके, दे आर रिजिड वन, जैसा स्टोन होता है रिजिड। ओके, सो दिस मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल, स्पेरिकल। सभी मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पे स्पेरिकल इमेजिन करने वाले हैं, रियलिटी में स्पेरिकल नहीं होते हैं।
ओके उसके बाद ये रिजिड है और परफेक्टली इलास्टिक है। मीन्स जब भी कोलिजन होगा तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, वहाँ पे उन कोलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन होगा, वो हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट। मैं रिपीट करता हूँ, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर आइडेंटिकल, स्पेरिकल, रिजिड, परफेक्टली इलास्टिक, पॉइंट masses. Next one, their size is negligible in comparison to intermolecular distance. मॉलिक्यूल्स जो भी है उन मॉलिक्यूल्स का साइज जो भी है वह बहुत बहुत कम है एज कंपेयर टू द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। यहाँ पे देखिए, दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल, दिस वन इज द सेकेंड मॉलिक्यूल। हम इन दो मॉलिक्यूल के ऊपर फोकस करने वाले हैं। अब इन दो मॉलिक्यूल्स का खुद का जो भी साइज है वो बहुत कम है, और इन दोनों में का जो भी डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज एन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। दो मॉलिक्यूल में का डिस्टेंस ये बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू द साइज। भले ही यहाँ पे आपको जो दिख रहा है कि इनका साइज ज़्यादा है, लेकिन रियलिटी में दिस इज द वन मॉलिक्यूल एंड दिस इज द अनदर मॉलिक्यूल। ओके मैंने आपको दिखने के लिए दिखाने के लिए ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए हैं, लेकिन रियलिटी में दे आर द पॉइंट मासेस। ओके तो उनका साइज बहुत कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो सो दिस इज एट दैट इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ दैट मॉलिक्यूल। ओके नेक्स्ट पॉइंट, this is a very very important one. The volume of molecules is negligible in comparison to the volume of gas. अब यहाँ पे ये क्या बता रहा है, देखिए यहाँ पे दो वॉल्यूम्स की बात हो रही है। द फर्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेकंड वन इज वॉल्यूम ऑफ गैस। अब गैस का वॉल्यूम कितना होता है, जिस कंटेनर में उस गैस को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो उस कंटेनर का वॉल्यूम यानी गैस का वॉल्यूम। मान के चलिए मैंने कुछ अमाउंट ऑफ NH3 लिया और इतनी अमाउंट ऑफ NH3 को मैं 1 लीटर के एक कंटेनर में डाल दिया, तो वो मॉलिक्यूल्स जो भी है वो उस 1 लीटर का इतना शेप एक्वायर कर लेंगे। अगर इतना ही गैस को मैं 10 लीटर के कंटेनर में इंट्रोड्यूस करता हूँ तो मॉलिक्यूल और ज़्यादा स्प्रेड हो जाएंगे। ओके उनमें का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगा, वो 10 लीटर इतना साइज शेप जो भी है वो एक्वायर कर लेगा, उतना साइज वो एक्वायर कर लेगा और उसी कंटेनर का शेप वो एक्वायर कर लेगा। तो यहाँ पे गैस का वॉल्यूम ये डिफरेंट कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे दूसरा जो भी डिस्कशन हो रहा है दैट इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ये क्या है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक मॉलिक्यूल के ऊपर फोकस करता हूँ। इस मॉलिक्यूल जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं, अब तक हमने जो भी अज्यूम किया है वो स्पेरिकल है। अगर स्पेरिकल है तो डेफिनेटली उसको कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो अगर स्पेरिकल है तो उस मॉलिक्यूल का खुद का वॉल्यूम होगा। ओके तो इस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम प्लस इस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम प्लस इस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, इस तरीके से अगर इस कंटेनर में अगर 10 करोड़ इतने मॉलिक्यूल्स है, ओके हम इमेजिन करें जस्ट, तो सभी मॉलिक्यूल का वॉल्यूम अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो दैट इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब गैस का अगर कंसिडर कर रहे हैं तो ये पूरे कंटेनर का जो भी वॉल्यूम है दैट इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम अगर मैं लेता हूँ और पूरे गैस का वॉल्यूम लेता हूँ तो कौन सा बड़ा होगा। डेफिनेटली गैस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा और वो जिस कंटेनर में उसी कंटेनर का वॉल्यूम लेगा। अब एक नॉर्मल कंडीशन पे एक देखा गया कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, लेकिन कितना कम होता है। सो एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, जो भी वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स है नॉर्मल कंडीशन में इट इज अराउंड 0.014% ओनली, इतना कम होता है, बहुत बहुत कम होता है। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। नॉर्मल कंडीशन में ओके नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे
जो भी वॉल्यूम होता है इट इज अराउंड 0.14%, 0.014%. दिस वन इज वेरी वेरी लेस. तो इसके बेसिस पे आप इमेजिन कर सकते हो कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस, सॉरी एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ये बहुत कम होता है. इट इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस. ओके, तो दिस इज द assumption. नेक्स्ट assumption, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. नेक्स्ट वन, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस कीप ऑन मूविंग randomly in all possible direction with all possible velocities. The molecules of a gas keep on moving randomly in all possible direction with all possible velocities. इसका कहना क्या है देखिए अच्छी तरह से. जो भी मॉलिक्यूल्स है गैस के, ये मॉलिक्यूल्स एक ही जगह पे स्टेबल नहीं रहते जैसे वो सॉलिड में होता है. सॉलिड में एक मॉलिक्यूल एक जगह, उसके सराउंडिंग में सब मॉलिक्यूल्स आगे, सभी के बीच में बॉन्डिंग है. तो बीच में का जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी हम मॉलिक्यूल को कंसीडर करेंगे इनके सब सॉलिड, वो फिक्स रहेगा. विथ रिस्पेक्ट टाइम उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा. इनके सब सॉलिड. लिक्विड में होता है, लेकिन गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है. इसलिए हर एक मॉलिक्यूल कैसा है, इट इज इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन. हर एक मॉलिक्यूल उस गैस का इट इज इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन. अगर मैं यहाँ पे एक कंटेनर कंसिडर कर रहा हूँ, ओके, सो यहाँ पे देखिए ये जो भी मॉलिक्यूल है, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल कीप ऑन मूविंग रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. मान के चलिए ये मॉलिक्यूल इस साइड जा रहा है, ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जा रहा है, लाइक दिस वन. एवरी मॉलिक्यूल इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन. अब जब वो इन अ स्टेट ऑफ मोशन में है तो डेफिनेटली वो मूव कर रहे हैं. मूव करते करते अगर उसके पाथ में दूसरा मॉलिक्यूल आ गया तो उस मॉलिक्यूल के साथ वो कोलाइड करेंगे. तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कोलिजन्स गैसेस के अंदर होने वाले हैं, इस कंटेनर के अंदर होने वाले हैं. कोलिजन किनके बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में. अब हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल जो भी है, ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जा रहा है. अब इस डायरेक्शन में जाते वक्त उसके पाथ में अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं आया, उसके पाथ में अगर दूसरा मॉलिक्यूल नहीं आया तो ये मॉलिक्यूल इस वॉल को कोलाइड करने वाला है. ओके, कोलाइड करने के बाद इस मॉलिक्यूल का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा. अब ये मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा है, जाते जाते अगर वो इस मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड होता है तो डायरेक्शन और चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे जितने भी कोलिजन्स हो रहे हैं, इन कोलिजन्स के वजह से मॉलिक्यूल्स के डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं. कोई मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जा रहा है. जाते जाते अगर उसके पाथ में कोई मॉलिक्यूल आ गया तो कोलाइड होके दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है. यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल आ गया और कोलाइड हुआ और इस डायरेक्शन में. सो इन दिस वे each and every molecule in a gas, they are keep on moving, and during their motion, okay, during their motion they collide with another molecules or with the wall of container. So due to this collision they are moving in different direction with all possible direction with all possible velocities. Okay, next point आता है the speed of gas molecule lie between 0 and infinity. अब देखिए कोलिजन्स यहाँ पे जो भी हो रहे हैं, इन कोलिजन्स की वजह से हर वक्त स्पीड चेंज हो रहा है. अब मान के चलिए एक मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. ओके, ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में आ रहा है और साथ में ये मॉलिक्यूल दूसरा है, दोनों आइडेंटिकल है. हाँ, तो जैसे ये कोलाइड होगा, कोलाइड होने के बाद इन दोनों मॉलिक्यूल का मोमेंटम जो भी है, टोटल मोमेंटम जो भी है वो सेम रहेगा, लेकिन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज होगा. यहाँ पे मोमेंटम एक्सचेंज हो रहा है. ये मॉलिक्यूल इसको मोमेंटम दे सकता है, ये मॉलिक्यूल इसको मोमेंटम दे सकता है. मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. तो मेरा कहना यह है कि जब भी कोलिजन यहाँ पे हो रहा है, दैट कोलिजन इज अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. ओके, इन केस ऑफ आइडियल गैस जो भी कोलिजन्स हो रहे हैं दे आर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. ऐसा हम जूम करके चल रहे हैं. तो यहाँ पे जब भी कोलिजन होगा, जब भी यहाँ पे कोलिजन होगा तो उस वक्त पूरे सिस्टम का, यानी दो मॉलिक्यूल हम सिस्टम कंसिडर करके चलेंगे, उनका काइनेटिक एनर्जी कॉन्जर्व होता है, उनका मोमेंटम कॉन्जर्व होता है.
क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। लेकिन यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल एक में को एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, दोनों मॉलिक्यूल एक में का मोमेंटम चेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन टोटल मोमेंटम कैसा होगा, सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका मोमेंटम मैं कंसिडर कर रहा हूँ 20 और इसका मोमेंटम मैं कंसिडर कर रहा हूँ 30, सो टोटल मोमेंटम कितना हो गया, 50। जब कोलिजन होगा, कोलिजन होने के बाद हो सकता है कि इसका मोमेंटम, ये कोलिजन इस तरीके से हुआ कि इसका मोमेंटम चेंज हो गया, इट बिकम नाउ 5। अब इसका मोमेंटम जो भी होगा, एक्चुअली मोमेंटम ये वेक्टर क्वांटिटी है, ओके ये वेक्टर क्वांटिटी मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पे फिगर्स जो भी दे रहा हूँ ये डिफरेंट दे रहा हूँ। तो इसका मोमेंटम 5 हो गया है, तो इसका मोमेंटम हम इमेजिन करेंगे कि 45 हो गया, लाइक दिस वन। तो टोटल मोमेंटम जो भी है वो कॉन्जर्व हो गया, टोटल मोमेंटम क्या होगा यहाँ पे, कॉन्जर्व हो गया। तो इन दिस वे उसी तरह टोटल एनर्जी भी एक्सचेंज होगा और टोटल मोमेंटम भी एक्सचेंज, मोमेंटम एक्सचेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी एक्सचेंज होगा। अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, पहले मोमेंटम 20 था, अब मोमेंटम 5 हो गया, इसका मोमेंटम पहले 30 था, अब इसका मोमेंटम हो गया 45। अब दोनों मॉलिक्यूल्स रिजिड है, उनका मास चेंज नहीं होगा कोलिजन में, तो यहाँ पे मोमेंटम कम हो गया, मीन्स अल्टीमेटली उसका स्पीड कम हो गया या वेलोसिटी कम हो गया। इसका मोमेंटम कम बढ़ गया यानी उसका स्पीड बढ़ गया। यानी बिफोर कोलिजन दोनों का स्पीड डिफरेंट था, आफ्टर कोलिजन दोनों का स्पीड डिफरेंट है। तो अब इसका कहना क्या है, इस अजम्पशन का, द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स लाइज बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी। हो सकता है कि ये कोलिजन होने के बाद इसका मोमेंटम 0 हो गया और इसका मोमेंटम 50 हो गया, ओके ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो जैसे ही कोलिजन हुआ इन दोनों के बीच में, तो इस मॉलिक्यूल का मोमेंटम 0 हो गया। मोमेंटम 0 मीन्स व्हाट, उसकी स्पीड 0, एक ही जगह पे स्टेबल। जैसे कोलिजन हुआ ये रुक गया, ये चला गया, इन दिस वे। तो यहाँ पे जो भी स्पीड है मॉलिक्यूल का वो 0 हो सकता है आइडियल केस में, और इन्फिनिटी भी हो सकता है आइडियल केस में, ओके। सो हम ऐसा कंसिडर करके चल रहे हैं, जो भी स्पीड है इट इज लाई इन बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी। 0 एंड इन्फिनिटी इनके बीच में कोई भी स्पीड पॉसिबल है। नेक्स्ट अजम्पशन, द गैस मॉलिक्यूल कीप ऑन कोलाइडिंग अमंग देमसेल्फ एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ कंटेनिंग वेसल। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जब भी मॉलिक्यूल मोशन में है तो उसके पाथ में जो भी दूसरे मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं तो उनके साथ कोलाइड हो रहा है। और किसके साथ कोलाइड हो सकता है, वो वॉल ऑफ कंटेनिंग वेसल। जिस वेसल में, जिस कंटेनर में गैस है तो उसके वॉल के साथ भी कोलिजन हो सकता है। लेकिन ये जो भी कोलिजन्स हो रहे हैं, दिस कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, दिस कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। नेक्स्ट assumption, the time spent in collision between two molecules is negligible in comparison to time between two successive collision। इसका मतलब क्या है देखिएगा, यहां पे अगर ये मॉलिक्यूल है, ओके, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर रहा है, ये मॉलिक्यूल इसकी मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा। कोलाइड करने के बाद और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, कोलिजन होने के बाद ये वाला मॉलिक्यूल, ओके, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है लाइक दिस वन, इसके साथ कोलाइड करेगा, इसके साथ कोलाइड करने के बाद और मॉलिक्यूल के इस डायरेक्शन में जा रहा है, ओके। सो यहाँ पे जब इन दोनों के बीच में कोलिजन हो रहा है तो कोलिजन होते वक्त जो टाइम लग रहा है, दैट टाइम इज वेरी वेरी लेस, बहुत है, कम है, वो निग्लिजिबल हम कर सकते हैं एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ट्रैवल बाय दिस मॉलिक्यूल लीनियर पाथ, ओके। द टाइम स्पेंड इन कोलिजन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स इज निग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। यानी सक्सेसिव कोलिजन यानी क्या, देखिए मॉलिक्यूल इसके साथ कोलाइड हुआ, कोलाइड होने के बाद ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में आ रहा है, फिर इसके साथ कोलाइड हुआ, इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर इसके साथ कोलाइड होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, ओके। ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं, ओके। सो यहाँ पे ये फर्स्ट कोलिजन हुआ, यहाँ पे सेकंड कोलिजन हुआ इस मॉलिक्यूल का इसके साथ फर्स्ट कोलिजन, इस मॉलिक्यूल का इसके साथ सेकंड कोलिजन, इस मॉलिक्यूल का इसके साथ थर्ड कोलिजन। ऐसे 3 कोलिजन हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं,
ओके, तो जैसे फर्स्ट कोलिजन हुआ, फर्स्ट कोलिजन होने के बाद वो डाइवर्ट हो गया, इसके साथ कोलाइड हुआ, और डाइवर्ट हो गया, इसके साथ कोलाइड हुआ। तो ये वाला और ये वाला, दीज आर टू कॉल्ड एज एन सक्सेसिव कोलिजन, यानी एक के बाद नेक्स्ट कोलिजन। सेकंड एंड थर्ड, दीज आर द टू सक्सेसिव कोलिजन्स, बट फर्स्ट एंड थर्ड इज नॉट अ सक्सेसिव कोलिजन। ओके, तो दीज आर नॉट सक्सेसिव कोलिजन, क्योंकि इन दोनों के बीच में यहाँ पे कोलिजन हो चुका है। अब इस assumptions का कहना क्या है वो देखिए, द टाइम स्पेंड इन कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज निग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। यानी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो भी वक्त ट्रैवल होने के लिए लग रहा है, दिस इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द टाइम स्पेंड ड्यूरिंग द कोलिजन। दो मॉलिक्यूल्स है, ओके, कोलिजन हुआ, और कोलिजन होने के बाद ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरे के साथ कोलिजन हो रहा है। तो कोलिजन फास्ट हो रहा है, उसके बाद मॉलिक्यूल जा रहा है, यहाँ पे कोलिजन फास्ट हुआ, इसके साथ मॉलिक्यूल जा रहा है। यानी जो भी टाइम लग रहा है कोलिजन में, कोलिजन प्रोसेस में, ओके, दैट टाइम इज वेरी वेरी लेस, इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन अ गैस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअली इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिए। द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन गैस रिमेन्स कांस्टेंट। अगर यहाँ पे ओके मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये गैस हमने एक कंटेनर में लिया, तो एक यूनिट वॉल्यूम में यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, एक यूनिट वॉल्यूम में यहाँ पे कंसिडर करता हूँ। इस यूनिट वॉल्यूम में पर सेकंड जितने कोलिजन्स हो रहे हैं उतने ही उसी कंटेनर में आप किसी और जगह पे यूनिट वॉल्यूम कंसिडर करेंगे तो उस यूनिट वॉल्यूम के अंदर उतने ही कोलिजन होंगे। यहाँ पे जितने कोलिजन्स हो रहे हैं उतने ही कोलिजन्स यहाँ पे भी होंगे, इतने कोलिजन्स यहाँ पे भी होंगे एक यूनिट वॉल्यूम में। इसका कहना है कि जो भी नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं उनका जो भी डेंसिटी है इट इज ऑलमोस्ट सेम, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट सेम, इज ऑलवेज सेम। किसी भी जगह पे नंबर ऑफ कोलिजन्स सेम होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि पूरे कोलिजन्स सिर्फ इस साइड में हो रहे हैं और इधर कोलिजन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। ओके, सो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन अ गैस रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट वन, जैसे कि हमने अभी तक डिस्कस किया था कि नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्ट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। हम आइडियल गैस कंसिडर करके चल रहे हैं और इन केस ऑफ आइडियल गैस देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल के बीच में ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। लेकिन इन केस ऑफ रियल गैसेस वहाँ पे फोर्सेस एग्जैक्ट होते हैं, दैट फोर्सेस आर वेरी वेरी लेस। उनको एक स्पेशल नाम हम देने वाले हैं, वो कौन से फोर्सेस होंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट में। ओके, सो यहाँ पे इन केस ऑफ आइडियल गैस we assume that there does not exist any force of attraction between two molecules, not a force of attraction, not a force of repulsion. Next point, gravitational attraction among the molecules is ineffective due to extremely small masses and very high speed of molecules. Okay, so यहाँ पे देखिए जो भी कंटेनर हम कंसिडर करने वाले वो अर्थ के सरफेस पे, हमारे लेबोरेटरी में, हमारे घर में, कहीं पे भी हम इमेजिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे हर एक चीज़ के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या हो रहा है, सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स ये अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। अब गैस मॉलिक्यूल भी होना चाहिए, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं इवन दो दे आर वेरी स्मॉल बट दे आर पॉइंट मासेस, उनको कुछ ना कुछ मास है। ओके, और उस मास की वजह से वो मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो भी मास हम इमेजिन करने वाले इन केस ऑफ आइडियल गैस दैट इज ऑलमोस्ट जीरो। ओके, सेकंड वन, उनकी स्पीड इतना ज़्यादा हम कंसिडर कर रहे हैं कि इन केस ऑफ आइडियल गैस ये जो भी ग्रेविटेशन फोर्स है उन मॉलिक्यूल के ऊपर एक्ट नहीं होगा, हम ऐसा कंसिडर करके चलते हैं। बट इन रियल gases that force of attraction जो भी है gravitational force of attraction it is very very less,
बहुत कम एक्ट होता है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम होता है, क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल्स है उनका मास बहुत कम है। ओके, मास कम है और साथ ही साथ दे आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन, दे आर स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन की वजह से उनके ऊपर जो भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, दोनों की वजह से मास कम है और मोशन में है, तो वो कम है। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अमंग the molecule is ineffective due to extremely small masses and very high speed of molecules. Next one, the molecules constantly collide with the walls of the container, due to which their momentum changes. Due to which their momentum changes. The change in momentum is transferred to wall of the container. Consequently, pressure is exerted by gas molecules on the walls of the container. बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है और इसी assumption के बेसिस पे हमें प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर फाइंड आउट करना है। जो भी गैस प्रेशर एक्सर्ट करता है उसका डेरिवेशन हमें फाइंड आउट करना है। अब कंसेप्ट क्या है देखिए, अगर एक मॉलिक्यूल, ओके, हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं दिस इज द वॉल ऑफ द कंटेनर, एक वॉल, दिस इज द वॉल ऑफ द कंटेनर, और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे मूव हो रहा है। ओके, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे मूव हो रहा है इन दिस डायरेक्शन। अब ये मॉलिक्यूल जब इसके ऊपर कोलाइड होगा तो डेफिनेटली वॉल ऑफ द कंटेनर और मॉलिक्यूल के बीच में जो भी कोलिजन होगा दैट इज द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, नो डाउट। यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, लेकिन इस कोलिजन में क्या हो रहा है, दिस इज द मॉलिक्यूल हैविंग द मास m, it is moving with the velocity v. okay, v is a velocity, it's no doubt vector quantity है। जब भी ये कोलाइड होगा यहाँ पे ये जो भी वॉल है, ये वॉल एज इट इज रहेगा, लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो रहा है, जैसे ये कोलाइड होगा, कोलाइड होने के बाद ये रिटर्न आएगा। आफ्टर कोलिजन ये रिटर्न आ रहा है, रिटर्न आते वक्त उसका मास उतना ही होगा मॉलिक्यूल का रिटर्न आते वक्त, लेकिन उसका वेलोसिटी क्या होगा, माइनस ऑफ v। अरे मोमेंटम यहाँ पे क्या हुआ, चेंज हुआ है। अब ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यू टू द कोलिजन, मोमेंटम ऑफ दिस मॉलिक्यूल चेंजेस। कितना चेंज हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल हम ले सकते हैं, इट इज बिकम माइनस ट्वाइस mv। अब जितना मोमेंटम इसका चेंज हुआ उतना ही इस सरफेस का भी मोमेंटम चेंज होना चाहिए। ओके, अब सरफेस का मोमेंटम चेंज हो रहा है। अब इस मोमेंटम चेंज की वजह से सरफेस के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। अगर हम एक खेलने वाला बॉल, अगर मैं किसी दीवार को जोर से मारता हूँ तो डेफिनेटली उस बॉल का मोमेंटम चेंज होगा, वो बॉल रिबाउंड आएगा, लेकिन इस सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट होगा। अगर एक बॉल की हम बात कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो ऐसे 10 बॉल, अगर ऐसे 100 बॉल, ऐसे अगर करोड़ों मॉलिक्यूल्स इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं और हर एक कोलिजन में उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, मोमेंटम वो इसको ये दे रहा है, तो उसके वजह से इस सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होगा। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, एक बॉल को आप दीवार के ऊपर कोलाइड कीजिए, ओके, तो आपको साउंड भी आएगा। आपको अगर आप उस सरफेस को, जिस सरफेस के ऊपर ये हो रहा है, अगर एक फ्लाई का टुकड़ा ये कांच वगैरह पकड़ के आप और इसके ऊपर एक बॉल आ रहा है तो आपको प्रेशर एक्सर्ट होगा। सो वो प्रेशर कैसा होगा उसका पूरा कैलकुलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। द मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ड्यू टू विच the momentum changes. The change in momentum is transferred to the wall of the container. Consequently, pressure is exerted by gas molecules on the wall of container. Last point, the density of gas is constant at all points of the container. The density of gas is constant. यानी जब आप किसी भी कंटेनर में गैस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप उस कंटेनर के किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखते हो कहीं पे भी, तो वहाँ पे आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम,
ये कांस्टेंट मिलेगा आपको, भले ही वहाँ पे कोलिजन हो रहा है, भले ही हर मॉलिक्यूल मूव हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ये जो भी है ये कांस्टेंट होगा, विच इज़ नथिंग बट द डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ऐसा कभी नहीं होगा कि सभी मॉलिक्यूल्स एक जगह पे आगे रुक गए कुछ देर के लिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि कुछ मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में ज़्यादा जा रहे ओके और सभी मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में कम है, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे ना तो हम बात कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल की, न तो 100 मॉलिक्यूल्स की, वहाँ पे करोड़ों वहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसलिए डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन्स कांस्टेंट इनसाइड द कंटेनर। दिस इज अ लास्ट अजम्पशंस। तो ये थे अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कि आइडियल गैस कैसा होना चाहिए। तो ये जितने भी अजम्पशंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 अजम्पशंस हम थोड़ा रिवाइज करने वाले हैं फॉर द रियल गैसेस। वो कौन से दो अजम्पशंस है हम बाद में देखेंगे। तो ये हमारा शुरुआती वीडियो है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।